आगे का पैराग्राफ है। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। जब बिंदु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ये कबूल किया कि हाँ मैंने कुछ लिया है, लेकिन फिर वापस वो घबरा गया था और वो कह नहीं पा रहा था। होठ तो खुले लेकिन वो फिर कहने से झिझक रहा था। तब नंदन ने शांत स्वर में उसको कहा कि क्यों रुक गए, कहो जो भी कहना हो। बाबूजी। बिंदु फिर चुप हो गया। शाबाश, कहो कहो। आगे वो कहता है, बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। मैं कहती थी न, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली न। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी न। तो वो मुट्ठी में क्या ले गया था, क्या लेकर वो बाहर जल्दी से निकल गया। उसने बताया कि वहाँ कमरे के अंदर थोड़ी मेवा पड़ी थी नीचे। मेवा यानी काजू बादाम ना जो होता है, वो 2-3 चीज़ पड़ी थी वहाँ पे। तो उसने हाथ में ली, फिर उसने झूठ बोला कि मैंने खा ली। सच में खा नहीं पा रहा था वो, उसने बाहर फेंक दी थी। अब कहाँ फेंकी थी वो बता रहे हैं। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी है। बिंदु नंदन और मालती को वहाँ ले गया जहाँ उसने वो मुट्ठी से फेंक दिया था। काजू और थोड़े किशमिशें पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। है ना? नंदन बहुत प्यार से उसको समझा कर ले गया कि चलो मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। देखो, एक तरफ मालती जो है वो बिंदु पे इल्ज़ाम पर इंजाम दे रही है, लेकिन सामने पति जो है नंदन, वो बहुत समझदार है। वो अपने नौकर को उस कमरे में ले गया जहाँ पे बहुत सारे कनस्तर यानी डिब्बे के अंदर वो सूखा मेवा था और उसमें से मुट्ठी भर के बिंदु को देते हुए कहा कि लो खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। मालती को अपने पति की तेवर समझ में नहीं है कि भाई इसने गलती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी जगह तुम उसको अपने सर पर चढ़ा रहे हो, उसको और बढ़ावा दे रहे हो, तो ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। बहुत बड़ी बात बताई है। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज़ मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताई है और समझ लो कि इस पूरे पाठ का यहाँ पे हाल है कि इंसान हालात का शिकार होकर ये कदम उठाता है चोरी करना किसको अच्छा लगता है? लेकिन जब जिसके पास नहीं है, अभाव है, और जब वो चीज़ देखता है और उसके सामने वो चीज़ हो रही है तो उसका मन मचल जाता है। और ये बच्चा है यहाँ पे, चोरी वहीं होती है। हम देखते हैं कि चोरी कहाँ होती है। चोरी झोंपड़ी में नहीं होती कभी। चोरी किसके होती है? महलों में होती है। क्यों? कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें संग्रह की गई है, बहुत सारा पैसा है। जहाँ पे लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती फिर भी वहाँ पे 200 गुना होता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बेचारे को एक टंक खाना भी मैसर नहीं है। और इस वजह से, इस असमानता के कारण चोरी जैसा
भाव पैदा होता है। और अब तो चोरी वहीं होती है जहाँ पे ज़्यादा पैसा जमा होता है, जहाँ खूब चीज़ें पड़ी हुई है। आज हम देश की वर्तमान स्थिति देखते हैं तो देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो मुश्किल से 50 या 60 लोगों के पास ही है। अंबानी, अदानी जैसे, टाटा है, बिरला है, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास। बाकी के लोग दयनीय हालत में जी रहे हैं। हम देखते हैं कि फुटपाथ में इतनी ठंड के अंदर भी किस तरह से लोग गुजर बसर करता है, और जहाँ पे एक व्यक्ति के लिए रहने के लिए 100 कमरे वाला मकान भी मयस्सर है। तो कहने का मतलब यही है कि चोरी का भाव वहीं पैदा होता है जहाँ पे उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, और उसके सामने जब ये चीज़ होती है तो वो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके मन में लालच आ जाती है। तो नंदन ने यहाँ पे बहुत अच्छा जवाब दिया है। आगे बताया है, आगे का पैराग्राफ है, मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवा की नहीं है, नियत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50-100 चीज़ें रहती है, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती की बात भी यहाँ पे सही है। वो कहती है कि भाई मैंने उसको मना थोड़ी किया है कि तुझे मैं नहीं दूँगी, लेकिन नीयत की बात है, और नीयत बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी नीयत कैसी है। आज हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार इस नीयत से ही संबंधित है। ईमानदारी की नीयत, जैसे हम कोई भी जॉब में देखते हैं कसम खाने वाले लोग, आज नेता लोग जो शपथ लेते हैं, भगवान की कसम खाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका फिर 5 साल में जो वर्तन होता है। तो यहाँ मालती की बात भी सही है कि नीयत की बात है। अगर उसने मांगा हो तो मैं दे देती, वो बिना पूछे क्यों ये चीज़ ली उसने। आगे है, मालती यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। मालती के प्रत्युत्तर में उसने बताया कि भाई चोरी करना अच्छी बात नहीं है, सबको पता है, लेकिन चोरी क्यों होती है? क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। मैंने कहा ना कि भाई आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो धनवान है और धनवान होता रहा है। और ये नए नए कानून, जैसे अभी किसान का कानून लाया गया है, किसान और बेचारे गरीब हो रहे हैं, दयनीय स्थिति में। MSP उनको न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है, और जो जहाँ पे मिल रहा है उसको बंद करने की फिराक में मंडियाँ बंद हो जाएगी, तो होगा क्या? फिर से हम जो अंग्रेज़ों की व्यापार नीति और कंपनी का जो टाइम का साम्राज्य था वही हमारे देश में वापस आ जाएगा, और लोग गुलाम होते चले जाएंगे। तो उसके लिए आज विरोध हुआ। तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज लाचारी में लोग चोरी कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से नौकरी नहीं है, रोजगारी नहीं है, हाँ? घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जिसके पास नौकरी नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने, क्या करेगा? तो जहाँ पे बहुत है ऐसे बंगलों में जाके वो लूटेगा। सही बात है, और ये होने वाला है। आने वाला टाइम अगर ये कोरोना के काल में नहीं रुका, नहीं अटका, तो ये सारी चीज़ें अब आम होने जाएगी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। आगे है, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। ट्रंक यानी बड़ा जो पीप आता है बड़ा, उसको कहते हैं ट्रंक। तो कहती है कि अगर तुमने इसी तरह उसको सपोर्ट किया, मदद की चोरी करने में, तो घर से सारा का सारा सामान ट्रंक उठा कर वो ले जाएगा। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वो सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? तो
आगे की यहाँ पे स्थिति बताई गई है कि वो वापस अपने कमरे में जाके लिखने का शुरू किया और ना मालती जो थी वो गुस्से में आकर वो किचन में चली गई, रसोई घर में चली गई। लेख पूरा होते होते नंदन ये सोचता है कि इसका क्या किया जाए ये चीज़ का, और जब वापस वो अपनी पत्नी के पास रसोई घर में पहुंचा तो देखा कि मालती जो थी वो चटनी पीस रही थी। तो उसने पूछा कि नंदन ने वापस पूछा कि बिंदु कहाँ है। तो उसके जवाब में कहती है मालती, मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, कब से नहीं है, तभी चला गया था। अब उसको अचानक ये विचार आया कि कहीं मालती ने नंदन को बिंदु को घर से निकाल ना दिया हो नौकरी से, इसलिए वो पूछ रहा था। तब वो कहती है कि भाई मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। अब मालती पड़ोस में जो काका रहते थे उनके वहाँ जो कुंदन नाम का नौकर काम करता था उसके बारे में बताया गया कि उसको इतना सारा दिया जाता था, फिर भी उसने काका के घर से गेहूँ की चोरी की आँख बचाकर। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है, उसको पता चल गया कि मालती से जीत नहीं पाएगा वो। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। अब यहाँ पे उसको पता चल गया कि मालती से जीता नहीं जाएगा, इसलिए वो नहाने के लिए चला गया तौलिया लेकर और फिर भोजन के लिए बैठ गया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। जब सुबह का जो झगड़ा हुआ था और उसके बाद दोपहर हो चुकी और बिंदु वापस नहीं लौटा तो मालती के मन को भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि एक भावनात्मक संबंध होता है हमारा घर के अंदर आने वाले व्यक्ति के साथ। तो कुछ बिंदु के साथ भी इसी तरह का नाता था मालती का। भले उसने डांटा लेकिन उसका जो संबंध था वो ऐसा एक भावनात्मक था। वो अपने आप से ही कहने लगी, झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। और सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, झूठ बोला तो क्या हो गया, मैंने गलत किया उसके साथ, बेचारा भूखा ही था और न जाने कहाँ वो भटक रहा होगा अभी। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया, थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। तो यहाँ पे मालती जो है वो अब बिंदु की चिंता करने लगी कि उसको अब चैन नहीं पड़ रहा था। कमरे में जाती, बाहर आती और सोच रही थी कि थोड़ा तो मेवा लिया था उसने, क्या उसमें गलत हुआ था, क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। अपने बरामदे में आसपास वो टहलने लगी, पेड़ों को चक्कर लगाए, बगीचे के अंदर देखा, लेकिन उसको कहीं भी बिंदु नहीं मिला था। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? और तभी पड़ोस के अंदर जो नौकर बिंदु था उसको देखकर उसने पूछा कि भाई तूने बिंदु को कहीं देखा है कुंदन? कुंदन बोला, अरे वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। ये अंडरलाइन करना, कई बार पूछा जाता है कि कुंदन ने बिंदु का ठिकाना कहाँ बताया, तो कहाँ था वो? नदी वाली कोठरी में वो पड़ा हुआ था। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई और तुरंत मालती उठकर पैरों में चप्पल पहनकर वो वहाँ जाने लगी जहाँ पे बिंदु था। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में लेकर बोली, देखी तुमने इसकी बात?
यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वह वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुँह में ज़बान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई। और बच्चा है बेचारा, उसको भी पछतावा हुआ कि अगर मैंने इस तरह नहीं उठानी चाहिए चीज़, और मालती को भी यहाँ पे पछतावा हुआ कि मुझे छोटी सी चीज़ को इतने बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। अब जब प्रश्न पूछे उसको पकड़ कर लेकर आई मालती अपने घर, और जब नंदन ने उसको पूछा तो वो उसकी आंखें डबडबाई, यानी उसकी आँख में से आंसू निकला, रोने लगा। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। और मालती ने अपनी ममता का परिचय देते हुए उसको खाने के लिए आग्रह किया। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसको चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसको खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे दौड़ गई। तो अंत भला इस कहानी का हम देख सकते हैं कि दोनों को पछतावा हुआ हो, और मालती को भी ये लगा कि नहीं, इतनी चीज़ से मेरे गलत है, बेचारा गरीब है, बच्चा है, खा लिया तो क्या। और उसको अपने हाथों से उसने परोस कर खाना खिलाया और कहा कि तुझे पेट भर के खाना है, सुबह से तूने कुछ नहीं खाना है और भूखे मत रहना। और ये देखकर सबसे ज़्यादा खुशी नंदन को हुई। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि नौकर के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और प्रेम से उसके साथ रहना चाहिए, तो ही वो अच्छी तरह हमारे साथ रहेगा। तो यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है। खुदा हाफिज़।